तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आशुतोष त्रिपुरारी सिंह और आप देख रहे हैं एसडीजी चक्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि एसडीजी चक्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बातें करते हैं सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़े हुए अलग अलग विषयों के बारे में, और इनवाइट करते हैं अपने अपने क्षेत्र में एक जिनका बड़ा अनुभव है, बड़ा नाम है, ऐसे विशेषज्ञों को। और आज इसी सीरीज में हम बात करने वाले हैं वाटर मैनेजमेंट विषय की, यानी कि जल प्रबंधन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और इसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का जो सेक्शन है, ये एक ऐसा पक्ष है इसका जिसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो काफी स्पेशल है। मैं पहले छोटा सा उनका एक परिचय देता हूं और फिर हम उनको इनवाइट भी करेंगे। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो 1970 बैच के बीटेक हैं, और साथ ही साथ वो जब उत्तर प्रदेश में थे, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, तो उस समय उत्तर प्रदेश जो लोकल बॉडीज है उसके डिप्टी डायरेक्टर थे। साथ ही गोमती पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट में सीवरेज, ड्रेनेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मास्टर प्लान भी आपने तैयार किया था। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड जल संस्थान के पहले एचओडी और पहले सीजीएम भी वो रहे। साथ ही 2009 में उत्तराखंड स्टेट प्लानिंग कमीशन के आप डायरेक्टर रहे, और फिर आपने वहां पर एडवाइजर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। वर्तमान में आप स्वामी राम हिमालयन इंस्टीट्यूट में एडवाइजर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात की जाए तो उसमें भी आपका एक बहुत लंबा अनुभव है, विशेषकर जो इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं जो इंडिया के बाहर डेवलप हुई, लेकिन उनको किस तरीके से भारतीय परिप्रेक्ष्य में उपयोग में लाया जा सकता है, उसमें आपका एक बहुत ही विस्तृत काम है। अब बात करते हैं आपके की एरिया की, और वो एरिया है इनोवेशन इन वाटर मैनेजमेंट। इसमें आपने बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो दी हैं खासकर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, और उनकी विशेषता ये है कि वो जितनी कॉस्ट इफेक्टिव हैं उतनी ही उनका और उतना ही उनका प्रभाव भी ज्यादा है। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं हम आज के हमारे गेस्ट श्री HP उनियाल जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसडीजी चक्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने तो कुछ ज्यादा ही हमारे बारे में कह दिया, लेकिन तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी धन्यवाद। सर, आपका इतना बड़ा अनुभव है, मुझे वही लग रहा था कि इस छोटे से समय में शायद उसको ही समेटना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे इनवाइट कर पाए, ये हमारा सौभाग्य ही है। तो सर, जैसे आज का हमारा विषय है वो था कि वाटर मैनेजमेंट में जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं उनका रोल क्या है और वो कैसे हो सकता है। तो उसी विषय पर आने के लिए जो मेरा पहला सवाल है आपसे वो ये कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय राज्य हैं, वहां पर इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, और अगर एसडीजीज यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नजरिए से देखें तो ये क्यों आवश्यक है, यानी वाटर मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है। जी सर। देखिए, एसडीसी गोल का तो बहुत व्यापक क्षेत्र है, और अगर हम केवल पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात करें जो हमारा मुख्य कार्य क्षेत्र है, तो एसडीसी गोल की प्राप्ति तब तक संभव नहीं है जब तक हम पर्वतीय क्षेत्र में विशेष रूप से जल की क्वांटिटी, जल की मात्रा और जल की गुणवत्ता के प्रति सजग नहीं होते हैं। हिंदुस्तान के सभी पर्वतीय राज्यों में जल स्रोतों में हो रहे निरंतर स्राव की कमी एक चैलेंजिंग विषय है अपने आप में, और रिचार्ज की जो टेक्निक है उसमें भी बहुत इनोवेशंस की आवश्यकता है। इसी तरह से जल की गुणवत्ता भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी पेयजल आपूर्ति का, और दुर्भाग्य से जल की गुणवत्ता के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं इजाद हो पाई अब तक जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो, मिनिमम मेंटेनेंस हो। क्योंकि अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है हमारे स्लो सैंड फिल्टर की या रैपिड ग्रेविटी फिल्टर की या इवन डिसइंफेक्शन की, वो सब कॉस्टली हैं। कैपिटल कॉस्ट के अलावा उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। इसी तरह से डिसइंफेक्टेंट के लिए एक कंटिन्यूअस सिस्टम की आवश्यकता है जो कि अभी नहीं हो पाया। तो ये एक एरिया है जिस एरिया में बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, और जब मैं मेरे जब कार्यकाल में तो ये सब दोनों बातें निश्चित रूप से एक चैलेंज के रूप में मेरे सामने भी आई, और फिर जो मैं छोटा मोटा उसके लिए जो मैं प्रयास कर सका तो वो मैंने अपना योगदान देने का उसमें प्रयास किया, और कुछ थोड़ी बहुत सफलता भी मुझे मिली।
जी सर। तो सर आपने ये तो बता दिया कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रभावी जल प्रबंधन है वो एसडीजीज को अगर हम लोग पाना चाहते हैं तो उसमें तो बहुत ही की रोल उसका रहता है, और आपने काफी काम भी किया हुआ है सर। कुछ चीजें मैं आपसे जानना ये चाहता था कि आपका इतना जो विस्तृत अनुभव रहा है उसमें आपने इनोवेशंस पे काम किया, खुद कई सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का इजाद भी किया। तो आपके हिसाब से वाटर मैनेजमेंट में कुछ सफल जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं उसका अगर आप कुछ एग्जांपल देना चाहें तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। जी हाँ, जरूर जरूर मैं देना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरा जल प्रबंधन एक बहुत व्यापक क्षेत्र है। तो एक चीज पे हम आज फोकस करते हैं कि जो हमारी जो योजनाएं हैं, पेयजल की जो योजनाएं हैं, लगभग पूरे देश के पर्वतीय क्षेत्रों में एक जैसी स्थिति है कि हम यहाँ पर मुख्य रूप से पाइप वाटर सप्लाई स्कीम्स हम देते हैं और उसी तरह कंस्ट्रक्ट हुई हैं। और उसमें सोर्स टैपिंग अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका है, क्योंकि जब सोर्स को अपने अगर ढंग से टैप नहीं किया तो फिर आगे की बात ही हम क्या करें। आगे तो डिस्ट्रीब्यूशन तो एक अलग बात है, डिस्ट्रीब्यूशन उसी को तो कर पाएंगे जो हम पानी सोर्स से लाएंगे। तो मैं अपने जीवन में या अपने जो तम जो अनुभव है सोर्स टैपिंग, क्योंकि हमारे यहाँ सभी जगह उसको मैं एक हमारी एक कठिनाई रही है कि जो भी हम काम करते हैं एक ठेकेदारी व्यवस्था के अंतर्गत काम करते हैं, और जब ठेका का नाम आ जाता है तो उसमें जो है आर्थिक घुस जाती है, और उसमें जो भी है वेदर ठेकेदार जो है वो भी है, उनका एक मोटो होता है कि मुझे इससे कितनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। सच्ची बात यही है। पर्वतीय क्षेत्र में विषम स्थितियां हैं, हर क्वालिटी मॉनिटरिंग, क्वालिटी मेंटेनेंस बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। हर जगह हम जा नहीं सकते, इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस नहीं हो पाता है, ये बात भी बिल्कुल निश्चित है। इसी तरह से साइट पे क्या काम होना है, कितने हमारे इंजीनियर्स वहां जाते हैं, मुझे कहते हुए कोई हिच नहीं है कि हर जगह हमारे जूनियर इंजीनियर या जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो भी नहीं जा पाते, और जो फिर बात ये होती है कि जो ठेकेदार की मर्जी आती है उसको वो करता है। हम कितने ही ऑफिस में बैठ करके कितने ही हम गाइडलाइंस इश्यू कर दें, स्पेसिफिकेशन इश्यू कर दें, लेकिन साइट पे वही होता है जो ठेकेदार जी को करना है। अब ये जो दिक्कत है कि हमारे यहाँ जो दो ही तरह के सोर्स होते हैं, एक है स्प्रिंग सोर्स, दूसरा है स्ट्रीम, छोटी नदी, या जिसको हम लोकल लैंग्वेज में गदेरा कहते हैं जी। तो स्प्रिंग सोर्स जो है पॉइंट सोर्स होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्प्रिंग निकलता है। अगर आपने उस पॉइंट को डिस्टर्ब किया तो वो फिर सोर्स वहां नहीं मिलेगा। हो सकता है वो सोर्स बहुत दूर जाके निकले, हो सकता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, या हो सकता है वो ऐसा फैलाव पैदा कर ले जिसमें जो है फिर आपको उसको कलेक्ट करने के लिए वो करना पड़ता। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जब मैं अपने कार्यकाल में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो भी हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसने सबसे पहले जो है उस सोर्स पे खुदान करके एक बहुत बड़ी दीवार बनाते हैं उसको मैसेनरी, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा शायद उनको पैसा मिलता हो। तो और जिस दिन उसने दीवार बनाई उसके बाद वो सोर्स हमको मिलता नहीं था। वो दाएं बाएं करके दिखाने की कोशिश जरूर करते, लेकिन फैक्ट ऑफ द लाइफ इसकी वहां से वो सोर्स डिस्प्लेस हो जाता है, वो नीचे निकल जाता है, और हम कितना भी उसको अरेस्ट करने की कोशिश करें हमारे लिए वो संभव नहीं कि हम उस सोर्स को फिर दोबारा से उसी स्थान पर ला सकें। तो ये समस्या बहुत दिनों तक हमारे सामने रहती थी, और मैं जब बार बार इसको देखता था, कितनी डांट डपट करो, कुछ भी करो, लेकिन उसका कोई कारगर समाधान मेरे को नहीं समझ में आया, क्योंकि फिर डांट करके क्या फायदा। आप अगर अपने इंजीनियर्स को पनिश भी कर दो तो उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उससे कोई चीज सुधार नहीं होने वाली। इस सब कुछ समझने के बाद मैंने एक चीज याद की थी कि यार ये क्वालिटी की प्रॉब्लम दूर कर इसकी, इस क्वालिटी की समस्या को कैसे दूर किया जाए। तो मैंने स्प्रिंग सोर्स को टैप करने के लिए एक जो है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी पर आधारित जो है एक प्री फैब्रिकेटेड इनटेक बनाया। देखिए हम जो स्प्रिंग सोर्स को टैप करते हैं तो उसमें हमारा एक सिस्टम है जो सीमेंट कंक्रीट का, हम जो है इनटेक चैम्बर बनाते हैं, कुछ ड्रेन बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो है एक आगे हम उसको स्प्रिंग कलेक्टिंग चैम्बर कम रफनिंग फिल्टर कहते हैं, सो कॉल्ड फिल्टर है वो। तो वो हम बनाते हैं नॉर्मली, जिसकी कॉस्ट करीब 50,000 रुपए के आसपास उस समय थी, या मेरी हो सकता है अब 1 लाख भी हो गई हो। तो वो हम उसमें बनाते थे। अब ये जो अरेंजमेंट था, ये हमने जो इसको सीमेंट का छोड़ करके हमने इसको जो भी हमारा जो है शहर में, जैसे मैं उस समय उत्तरकाशी में पोस्टेड था, तो उत्तरकाशी में मैंने जो है उसको एक वेल्डिंग वाला जो था उसको पकड़ा, उसको कहा भाई ये डिजाइन है, इसको तुम ये बना दो।
जी। उसने बना दिया। अब इसमें ये देखिए कि स्टील का ये चैम्बर है, जितना हमारा साइज होता है, हमारा डिजाइन के अनुसार 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर का जो चैम्बर होता था, जी। जिसको हम इतने बड़े दीवार और नाली और दुनिया भर का बनाते थे, वो मैंने कहा स्टील की प्लेट का हमने एक रिजनेबल थिकनेस की स्टील की प्लेट ली, उसमें हमने 3 चैम्बर बनाए, आपको नजर आ रहे हैं जी सामने हाँ, जी हाँ। चैम्बर में, ऊपर के चैम्बर में अगर आप ये देखें इस साइड में, मैं शायद दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसमें एक हमने चैनल वेल्ड कर दिया जो नाली का काम करता था, और ये 3 चैम्बर में हमने सैंड, ग्रेवल और इवन चारकोल की एक लेयर दी, और उसके नीचे जो क्लियर वाटर चैम्बर जो सबसे नीचे आउटलेट जहां पर दिख रहा है आपको, उस पर वो किया। और इस चैम्बर को कुछ नहीं करना था, स्प्रिंग बेल ले जाकर के लगा देना था। द ओनली ड्यूटी थी जूनियर इंजीनियर साहब की, भैया इसको ट्रांसपोर्ट करो और वो स्प्रिंग पर लगा दो, तो वो स्प्रिंग का पानी इसमें आ जाता था। वो जो हमारा सो कॉल्ड रफनिंग फिल्टर था, वो काम यही नहीं स्टील इनटेक करता, पानी को हमने पाइप से थ्रू और फिर गांव में ले गए। इसके 4 पहिए, जो 4 आपको स्टैंड दिख रहे हैं, इनको हम कंक्रीट में ग्राउट कर देते थे। तो इससे जो हमने सोर्स टैप करते थे, वो जो है बहुत ही पूरा का पूरा पानी हमें मिल जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स। सर इसके लेकिन अंदर सर इसकी कॉस्ट में कुल 1200 रुपए थी, और जो 50,000 के अगेंस्ट जब 1200 रुपए पे आ जाएगा तो करने के लिए कुछ क्या। जी हाँ, तो असली बात ये, किसी ने इधर फेंका उसको, किसी ने उधर फेंका। तो जब मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आई तो मैंने कहा इसका समाधान, तो फिर मैं जो साइट पे जाता 2-4 जगह दिखाया उनको, खुद अपने सामने करके दिखाया। तो ह्यूमन नेचर होती है, चेंज को थोड़ा रजिस्ट करते हैं। तो फिर मेरे जूनियर इंजीनियर्स को या इंजीनियर्स को जब पता लगा कि निसाब साहब ने जो चीज बनाई है, ये तो मानसून डैमेजेस से खत्म हो गए। मानसून में हर जगह जो हमारी नाली और जो सिंटेक बह जाता था, उसको बहता नहीं है, तो स्टील का है और पानी अश्योर्ड मिल रहा। तो ये इस तरह से हमने इसको इजाद किया था। तो स्टील इनटेक की वजह से हमने जो स्प्रिंग सोर्स कलेक्शन की जो प्रॉब्लम थी वो हल की, और केवल 1200 रुपए, जिसके लिए हम 50,000 रुपए खर्च करते, 1200 रुपए में समस्या 1200 का 2000 लगा लीजिए, 2500 लगा लीजिए, हाँ, वो उसी के आसपास ही जो रहता है, उसके आसपास जो है ये हो गया। तो ये समस्या उनियाल क्वालिटी सर, कंट्रोल। उनियाल सर, एक मेरा छोटा सा सवाल है। जैसे आपने ये पूरा स्ट्रक्चर का एक प्रेजेंटेशन भी हमारे सामने रख दिया है, इसके बीच में जो आपने मीडियम रखे हैं, अगर थोड़ा सा ब्रीफ में आप बता दें कि वो क्या क्या आपने रखे थे तो और अच्छा रहेगा। इसमें सबसे ऊपर तो जो है हमारी करीब करीब सैंड की लेयर है जी। इसके सबसे ऊपर जो है जो चैनल है, इसमें चैनल के बाद जो पानी आता है चैनल से, और सबसे ऊपर जो है पानी जो दिख रहा है आपको 50 mm वाटर कॉलम जिसमें दिख रखा है। उसके बाद जो है कोर्स सैंड है इसमें जी। जो हमारे यहाँ रैपिड ग्रेविटी फिल्टर की जो सैंड होती है जी, मतलब सैंड का साइज है 0.45 mm टू 0.5 mm के आसपास की सैंड हम इसमें मतलब कोर सैंड इसकी होती है। उसके नीचे चारकोल की एक लेयर है 100 mm की, जो हमारा नॉर्मल चारकोल होता है। चारकोल इसलिए कि इससे पानी का जो टेस्ट है वो इम्प्रूव होता है और ये बैक्टीरियोलॉजिकल भी है। तो हमने उसमें एक जो है जो प्लास्टिक की जो थैला आता है, उस प्लास्टिक थैले में चारकोल भरा, जो प्लास्टिक का जो परफोरेटेड बैग आता था उसमें भरा और इसमें इसको बिछा दिया। उसके नीचे पेबल्स हैं जो नदी के जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ताकि वो सपोर्ट करे सैंड को और ये चारकोल को सपोर्ट करे। और उसके नीचे एक परफोरेटेड प्लेट है स्टील की जिसमें छेद है, और वो पानी जब इस सब से क्षनित होकर के जो है उस चैम्बर में आता है तो वो क्लियर वाटर चैम्बर हमारा। और उसमें दो सॉकेट वेल्डेड होते थे, एक जो है वॉश आउट पाइप जिसमें लगा हुआ और एक जो है आउटलेट पाइप जिसमें लगा हुआ। अब ये वॉश आउट पाइप जो सॉकेट वेल्डेड है इसमें बिल्कुल खाली आपको पाइप जोड़ना ही होगा, तो आउटलेट पाइप से आपने उसको जोड़ा और फिर पानी हमारा गांव को फ्लो करने लग गया। तो अब इसमें डैमेज होने वाली या क्वालिटी वाली बात कहीं रही नहीं। क्या चीज क्या होगा इसमें? बिल्कुल आपने एक बार लगाया तो मैं नहीं लगता कि ये कभी साल भर तक इसमें, केवल इसमें यही था कि एंटीकोरोसिव पेंट हम पहले ही कर देते हैं इसमें, और साल भर बाद या 2 साल बाद आपको पेंट करना है इसमें, दैट्स ऑल, और आपको कुछ नहीं करना है। जी बिल्कुल। तो ये हमने स्प्रिंग की ये समस्या इस तरह से मैंने हल की, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है, कॉस्ट इफेक्टिव, अप्रोप्रिएट एंड मेंटेनेंस फ्री लगभग कह सकते हैं। अब आप कम्युनिटी को जैसे वाटर सप्लाई की बात करेंगे, आप मेंटेन करो। ये मुझे बताइए कि जब 50,000 के स्ट्रक्चर में जब डैमेज होगा और उसमें 30-40 हजार रुपए इंटेक की रिपेयर के लिए चाहिए होंगे, तो कहां से आएगा ये पैसा? तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमको वो अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, वो इनोवेशन हमें लाने पड़ेंगे वाटर सप्लाई में, ताकि उन लोगों को मेंटेनेंस का भार बहुत कम पड़े उन पे। मेंटेनेंस जब डिपार्टमेंट नहीं कर पाता तो फिर गांव वाले कैसे करेंगे? सोचने की बात। जी हाँ, जी हाँ। तो ये था एक। उसके बाद मैंने जो दूसरी प्रॉब्लम आई, जो कि जो है ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी हमारे जो रिवर सोर्स हैं जी, जिसको हम गदेरा कहते हैं, उसके टैप हम कैसे करें। उसमें मैं आपको खाली शेयर करना चाहता हूं
एक स्ट्रक्चर। ये देखिए, इसका जो टैप करने का जो अरेंजमेंट था उसमें कन्वेंशनल था जो था जी उसको हम बोल्डर फिल गैलरी कहते थे। मतलब एक क्रॉस वॉल सीमेंट कंक्रीट की या स्टोन मशीनरी की, हम एक नदी को, पूरी नदी को, पूरे गदेरे को, अक्रॉस का गदेरा हम एक क्रॉस वॉल बनाते हैं। और वो क्रॉस वॉल जो है करीब करीब 2.5-3 मीटर ऊंची होती है जी। और उसके बाद जो है उसमें से हम एक चैम्बर बनता है जिसमें वो नीचे परफोरेटेड पाइप होते हैं जिसके थ्रू वो करते हैं। अब आप इसमें देखेंगे एक जो है सबसे कोने पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें जी। तो वो इस तरह से दीवार का स्ट्रक्चर होता था और इसमें आप देखें पानी जो है ना ये पॉन्डिंग हो जाती है, अप स्ट्रीम में पॉन्डिंग हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में पानी खत्म हो गया। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने एक जो है हेड क्रिएट कर दिया, हमने वाटर लेवल पीछे भी बढ़ाया और डाउन स्ट्रीम का वाटर लेवल खत्म कर दिया, 0 हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। एक हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट हुआ। अब अगर ये दीवार जो है, जो क्रॉस वॉल है, अगर ये स्काउरिंग डेप्थ तक नहीं आपने की है, जो कि मैं कह रहा हूँ ठेकेदार अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर स्काउरिंग डेप्थ पहले कैलकुलेट करो, स्काउरिंग डेप्थ कम से कम 1.5-2 मीटर होती है, गदेरे में 1.5-2 मीटर खोदना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल। तो अक्सर ये ठेकेदार जो है थोड़ा खोदा उसके बाद बना दिया उसको। उस समय तो जब लगती है कि हाँ दीवार बिल्कुल ठीक है, वो थोड़े दिनों बाद जो है नीचे जो कैपिलरी एक्शन उसमें हो जाता है, नीचे से पानी निकल गया। लीस्ट रेजिस्टेंस का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत जो है, वो पानी जो है ऊपर ना चढ़ करके नीचे से कैपिलरी डेवलप करता है, कैपिलरी डाउन स्ट्रीम में निकल जाता है। जी हाँ। इन कैपिलरी से जो है एक कैविटी फॉर्म होती है और कैविटी से जो है वहां एक बहुत लूज मास हो जाता है वो, और उस लूज मास में दीवार जो है सेटलमेंट होकर के गिर जाती है। एक अगर किसी ने दीवार बना भी ली अच्छी सी, नहीं टूटी वो कैपिलरी एक्शन से, तो आपने जो है नेगेटिव उसको डिजाइन अगर प्रॉपर नहीं किया तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। पानी का जब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पानी आता है बरसात में, तो उसको अगर आपने स्ट्रक्चर प्रॉपर डिजाइन नहीं किया तो वो जो है या तो बल्जिंग हो जाएगी उसकी या ओवर टर्निंग हो जाएगी दीवार की, तो वो दीवार टूट जाती है। बिल्कुल। और होता क्या है, देखिए मैं आपको देखो ये स्थिति हो जाती है। अब आप इसमें देखिए स्ट्रक्चर जो है, ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं डिफरेंट जगह की। देखिए नीचे से पानी निकल रहा है, दीवार ऊपर खड़ी है, पानी नीचे से निकल रहा है क्योंकि वो कैविटी। दूसरी तरफ आप देखिए कि सारी की सारी दिवाली बह गई, खत्म, कहीं नजर ही नहीं आ रही। उसका भाई हाथ का देखिएगा जहाँ नैनीताल लिखा हुआ, वहां पर अपना BFG सब बह गई है, केवल आपने पाइप लगा रखा है। फिर आप देखिए दोनों तरफ दीवार नजर आ रही है लेकिन बीच का पोर्शन गायब है। तो ये सब ऑल प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। हाँ। और आप ये देखिए कि ये दीवार जब टूट जाती थी तो अब इसकी रिपेयर के लिए हम तो मेंटेनेंस वाले थे, हमारे यहाँ 2 ऑर्गेनाइजेशन है, जल निगम और जल संस्थान, तो इसके मेंटेनेंस के लिए 50,000 रुपए कहाँ से आए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। संस्थान के पास तो होते नहीं पैसे। तो ये मैं आपको अपनी आप बीती सुना रहा हूँ। तो हम कभी कभी, अच्छा क्या हुआ, ये स्कीम जो है जब ये मानसून में उन पाइपों में एक तो आपका सोर्स बह गया, किसी तरह से हमने अगर पाइप लगाए थे तो उस पाइप में इतनी मिट्टी भर जाती थी और वो चोक हो जाता था कि अब आपको उस पूरी पाइपलाइन को 5 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है वो कहाँ पर चोक है, उसके लिए फिर लेबर चाहिए, फिर रुपया चाहिए, और रुपया होता नहीं था। वो तो कई जगह बड़ा मुश्किल भी है। 6 महीने तक बंद रहते। इट्स ए फैक्ट, इसमें कोई वो नहीं है। उस समय योजना हो तो हमको गालियां पड़ती थी और वो तो खैर अलग बात है, लेकिन मैं खुद तो मैं यही का रहने वाला हूँ, यहीं से पैदा हुआ हूँ, तो मुझे अपने पे बड़ी कोफ्त होती थी कि मैं यहाँ कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ इसमें। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी समस्या थी और मेरे चैलेंज था ये। तो साहब इसको, ये दूसरी है SCC जिसको हम सो कॉल्ड फिल्टर कहते हैं। अब ये 2 चैम्बर होते हैं, हम जो पेबल भर देते हैं, बड़े बड़े पत्थर और वो सब चीजें। अब इसको हम कहते हैं फिल्टर है। ये क्या फिल्टर करेगा साहब आप बताइए? जी है कि नहीं? जब फिल्टर, और गांव में फिल्टर बन नहीं सकता क्योंकि एक फिल्टर की कॉस्ट थी वो 40-50 लाख से कम नहीं आती। हो सकता है आप तो ज्यादा भी बढ़ गई हो। तो वो क्योंकि सस्टेनेबल नहीं है, गांव में उतने सैंक्शन नहीं होता, और अगर हम नाना फिल्टर बना भी दिया तो मेंटेन कैसे होगा? तो ये रूरल एरिया की बहुत डिफिकल्टी थी। जो हमारे ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चर थे, ट्रेडिशनल जो डिजाइन था, ये इसमें बहुत खामियां, तो मैं नहीं कहता हूँ जिन्होंने डिजाइन किया, लेकिन ये हमारे हिसाब से अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन नहीं था। हाँ। ये मुझे अच्छी तरह बिल्कुल। तो ये डिफिकल्टी जब मुझे वो हुआ तो मेरे को एकदम से दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि यार जितने भी ये प्रॉब्लम है ये पानी में सरफेस पे है। इस गदेरे में हाई फ्लड लो फ्लड आता है, वो भी सरफेस पे ही आता है। टर्बिडिटी है पानी में तो वो भी सरफेस पे है। अगर फ्लैश फ्लड आता है तो वो भी सरफेस पे आता है। हमारे स्ट्रक्चर बहते हैं तो वो सरफेस पे बहते हैं, क्वालिटी की प्रॉब्लम होती है। तो एकदम सडनली ये करते करते बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैंने किए इसमें, अब उतना टाइम नहीं है सर उनको बताने के, तो मेरे दिमाग में ये आया कि
व्हाई एट द सरफेस, व्हाई नॉट सब सरफेस? भाई पानी अगर बह रहा है, नदी में पानी बह रहा, सतह पे बह रहा है, तो सतह के नीचे जितना भी एक्वीफर है पहले उसको सैचुरेट करेगा ना वो, तभी तो उस पे आएगा पानी। तो ये मेरे जब दिमाग में आया तो मैंने इसके लिए फिर करना शुरू किया कि भाई कैसे करें। अब ये मैंने जो 3 बातें बताई हैं आपको, क्यों हुई उत्तरांचल कूप की, मतलब जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि स्केल, ये सब चीजें डिफिकल्टी जो मैंने आपको बताई है फेस करते थे हम। अब ये जब मुझे ये लगा तो हमने फिर मैंने उसको कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद अल्टीमेटली जो उत्तरांचल कूप का जो मैं आपको बता दूं, ये जो छोटा सा आपको स्ट्रक्चर, ये जो स्टील का बॉडी नजर आ रही है आपको, इसका नाम है उत्तरांचल कूप। अच्छा, अब ये जो उत्तरांचल कूप है, ये है उत्तरांचल कूप, छोटी सी चीज है ये। और इसकी कॉस्ट उस समय जब मैंने ये शुरू किया था, मेरी समझ से 3000 रुपए कॉस्ट थी इसकी टोटल। ओके। तो इसको, हाँ, और इसको हम मैं इसको आगे, ये इसका इस तरह से ये काम करता है। हम क्या करते हैं कि गदेरे में या स्ट्रीम में, जिसको हम गदेरा कहते हैं, हम 3 से 4 मीटर जितना भी एक्वीफर है उसको हम जो है उसमें एक हम पिट खोदते हैं जिसका डायमीटर करीब करीब 2 से 3 मीटर या 4 मीटर भी हो सकता है जी। और वो करके हम उसको जो एल्यूवियल फिल है उसमें, जो कि एक्वीफर है उसमें, उसके सबसे नीचे इस तरह से इसको उत्तरांचल कूप हम प्लेस करते हैं। इसकी ब्यूटी है कि ये ऊपर से बिल्कुल टॉप से बिल्कुल सील्ड है, बंद है। हाँ, और इसके नीचे जो रेडियल पाइप आपको दिख रहा है, ये रेडियल पाइप के थ्रू ही इनलेट हो सकता है, पानी इसी के अंदर से जा सकता है, और कोई इसमें जो एंट्रेंस नहीं है। और इसके मिडिल पे आपने देखा कि ये पाइप लगा हुआ है जो व्हाइट रंग का आपको नजर आ रहा है, वो सॉकेट, वेल्डेड सॉकेट, ये भी सब प्री फैब्रिकेट, ये वर्कशॉप में बनता है, खाली साइड पे प्लेस करना होता है जी। और इसमें हम जो है इसको इस तरह से हम उसको प्लेस करते हैं। अब प्लेस करने की जो तरीका है वो ये है, ये उत्तरांचल कूप है, देखिए हमने ये गड्ढा खोद दिया, यहाँ एक्चुअल उत्तरांचल कूप प्लेस हो रहा है। अब आप देखिए कि जैसे वो हमने रखा तो नीचे पानी तो हो गई नीचे, उस पानी को तो हमें ड्रेन करना हो, तो पानी में नजर आ रहा है वो पानी, है ना। और यहाँ देखिए राइट हैंड साइड पे जो आखिरी पिक्चर है, पहले सरफेस ये थी जो गदेरे की, जहां हमने इसको प्लेस किया। ये कोई जरूरत नहीं कि गदेरे के बीच में आप करें, गदेरे के किनारे भी कर सकते हैं आप। अच्छा। तो गदेरे के किनारे में फिर आपको गड्ढा खोदेंगे तो पानी तो निश्चित मिलेगा। हाँ। तो वहां हमने इसको इस तरह से प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद जो है ये पानी इसमें से इस तरह से राइज करने लग गया। जब वो आउटलेट पाइप जो हमारा सॉकेट है वहां तक जब पानी आता है, वहां हम उसको पाइप कनेक्ट कर देते हैं, और फिर इसमें पूरा वही ग्रेडेड फिल्टर मीडिया वगैरह भर करके इसको फिर वही सरफेस हम दोबारा मैनेज कर लेते हैं। तो ये सरफेस, हाँ, तो ये आप देखिए कि इसको हमने जो प्लेसमेंट किया है, इसको 3 से 4 मीटर नीचे है, जमीन के नीचे है जी, ठीक है। अब 3 से 4 मीटर नीचे है इसको, तो एक बार इसको पेंट कर दिया, उसके बाद इसको पानी का पाइप हमने, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी है, गांव तो नीचे ही है, तो एक बार हमने अच्छे दबान करके पाइप को हमने लगा दिया, और ये इसका जो है पूरा जो वाटर साइकिल है वो मेंटेन हो जाता है। और इस तरह से दूसरा ये देखिए, जैसे ये रखा हो ना, ये अब इसके चारों तरफ हमने जो आपके छोटे छोटे आप गिट्टी से देख रहे हो ना, ये वो हमारे ये सैंड है, वो हमारे जो है वो पेबल्स भरे हुए हैं। इस तरह से ग्रेडेड फिल्टर मीडिया इसके चारों तरफ हम भर देते हैं जी हाँ, इसके, ताकि एक फिल्टर का भी काम करे, ये ना। ये हम भर देते हैं। भरने के बाद जो है दूसरी साइट है जहाँ पर ये जो है इन्होंने दूसरा एक छोटा एनिमेशन किया, उन्होंने जाली, जो MS जाली होती है, उस जाली को चारों तरफ लगा दिया, उसके अंदर सैंड भर देते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजें आप कैसे भी कर सकते हैं इसको। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट्स अपने साथ कैसे, ये पिक्चर है फंक्शन कैसे करता है। सब सरफेस पे पानी बह रहा है, नीचे हमने कर दिया, तो क्या होगा कि ये जो रेडियल पाइप है, जो कि परफोरेटेड पाइप है जिनमें छेद है, उनमें से पानी इसके अंदर ऊपर राइज होगा जी। इस में नेचुरल राइज होगा पानी, क्योंकि हाइड्रोलिक्स के हिसाब से प्रेशर है, तो प्रेशर से पानी ऊपर आएगा। जैसे ही वो आउटलेट पाइप पे आता है, जहां मैंने एरो दिखा रखा, तो वो जो है ग्रेविटी से वो जो पाइप हमने कनेक्ट कर रखा गांव में, उसमें फ्लो करना शुरू कर देता है। ओके। और जितना पानी फ्लो करेगा उतना ही पानी नीचे से ऊपर आएगा। हाँ बिल्कुल, तो हो नहीं सकता। हाँ हाइड्रोलिक्स का प्रिंसिपल है, वैक्यूम थोड़ी क्रिएट हो सकता है यहाँ, क्योंकि ये तो पूरा चार्ज है, पूरा पानी से भरा हुआ है एक्वीफर में। तो जितना पानी उस पाइप से गांव को जाएगा, उतना पानी जो है इसमें से देखिए इन हो रहा है, ठीक है ये। अब जो ये इन हो, तो ये एक कंटिन्यूअस सिस्टम बन जाता है। आप चाहो भी तब भी आप इसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उसको जब तक वो पानी जुड़ा हुआ है तब तक वो आप चाहो भी तो बंद नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो वो पानी बहता रहेगा। अच्छा, लेकिन अब पानी आता कैसे? 4 मीटर तक पानी ऊपर से नीचे जाता है, एक तरीका तो ये है। ऊपर से नीचे जाएगा तो वो जो है डिफरेंट लेयर से के कांटेक्ट में आता है।
तो नेचुरल प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन वहां अप्लाई करेगा, हो ही रहा है भाई। जो पानी जाएगा तो वो तो फिल्टर तो हो गई ना, जमीन के अंदर का पानी तो अपन नेचर फिल्टर करती है उसको, लेकिन वो जरूरी नहीं कि ऊपर से ही आए। वो हो सकता है कि पीछे 2 किलोमीटर से जो सबसर्फेस फ्लो के रूप में पानी बह रहा है, हाँ, वो पानी जो मैंने जो हॉरिजॉन्टल एरो आपको दिखा रखी है, जो ग्राउंड फ्लो मैंने दिखा रखा है, हो सकता है वो पानी वहां से आ रहा हो। तो जो पानी 2 किलोमीटर से ट्रेवल कर रहा है एक्वीफर में, उसमें बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, जिसमें फिल्ट्रेशन होता है, बायोडिग्रेडेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसके केमिकल पैरामीटर्स बदल जाते हैं उसके। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको पहले वाली पिक्चर में दिखाने की कोशिश करता हूं कि नदी अपने आप में एक बहुत बड़ा बायोफिल्टर है जी। आपका जो नदी है, जो गदेरा है, इसके टॉप पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन सबसे बॉटम पे वेलोसिटी 0 होती है। तो जो सेडिमेंट्स हैं, जब वो सेडिमेंट्स जो है बॉटम पे एक्यूमुलेट होते हैं, आपने अगर सूखी नदी कभी आप देखो तो आपको जो है बरसात के जस्ट बाद वो ग्रीन ग्रीन उसमें काई जमी होती है जी हाँ। वो जो काई है ना, वो दैट एक्ट्स एज ए बायोफिल्टर। तो इसके नीचे जो बायोलॉजिकल मैटर है वो सेटल जब होता है, उसमें क्ले भी है, उसमें डस्ट भी है उसमें, तो वो एक बायोफिल्टर बन जाता है, बायोलॉजिकल फिल्टर बन जाता है। और तो इस पानी में जो पानी नीचे जा रहा है, जो सब सॉइल होने जा रहा है पानी, उसमें जितने भी बैक्टीरिया था, ये जो बायोफिल्म है इसकी बॉटम पे, ये बायोफिल्म उसमें अरेस्ट कर लेती है उसको, किसको, बैक्टीरिया को, वायरसेस को, प्रोटोजोआ को, सिस्ट को, सबको ये अरेस्ट कर लेती है। ये अलाउ ही नहीं करती है। अच्छा, दूसरी बात है कि बैक्टीरिया भी क्यों, जब उसको खाने को वही मिल जाता है, हाँ, तो नीचे भी नहीं जाते, वो डिके जो मटेरियल है उसको खाने को उसी में मिल जाता है, क्यों जाएगा नीचे आदमी। हाँ। अल्टीमेटली दुनिया में है तो भूख खाने की ना सब जगह तो उसको जो मिल जाता है वो अपनी कॉलोनी फॉर्म करता है, बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी फॉर्म करता है एंड ग्रो करता रहता है। तो वो जितना ज्यादा स्पॉन्जी मास डेवलप होता है, उतना अच्छा वो जो बायोलॉजिकल फिल्टर है वो उतना अच्छा काम करता है। अच्छा, अब देखिए नेचर का कितना बड़ा बैलेंस। जब बरसात होती है, जब हैवी फ्लड आते हैं, तो ये पूरी बायोफिल्म बह जाती है, सेल्फ क्लीनिंग जिससे करते हैं ना, तो ये बहेगी, जो पहले हमने चोक कर दी थी वो बहेगी तो फिर दोबारा से फिल्म बनती है। तो इस तरह से नेचर में बहुत सारे रिएक्शन, इसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन से जो वाटर क्वालिटी इंप्रूव होती है, ये सारे प्रोसेस में अप्लाई करते हैं। और उस तरह से जो पानी हम सप्लाई करते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत क्लीन होता है। अब आप ये देखिए, हमने IIT रुड़की से इसका वैलिडेशन कराया था, करीब 20 साइट्स हमने उनको दी थी जब हम इसको लगा रहे थे जी। तो IIT रुड़की के प्रोफेसर प्रदीप कुमार हैं, जो कि बहुत बड़े वो हैं, प्रोफेसर साहब हैं, और वो उनका इसमें बहुत काम है बैक्टीरियोलॉजी में। तो उन्होंने इंडिपेंडेंट जब इवेल्युएशन किया तो उन्होंने 20 साइट में ये पाया कि 100% टर्बिडिटी फ्री, बहुत सारे जो पैरामीटर्स थे वो जो बहुत ज्यादा थे, हमारे यहाँ वैसे ज्यादा पैरामीटर्स, केमिकल की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वो भी 70 to 80% तक खत्म हो गए थे। फीकल कोलिफॉर्म, टोटल कोलिफॉर्म, फीकल कोलिफॉर्म। जिस फीकल कोलिफॉर्म के लिए आपको इतना डिसइंफेक्शन और इतना ट्रीटमेंट और जो 1 करोड़ रुपए इसमें खर्च होते हैं, वो उन्होंने पाया कि ये आपको ये अचीवमेंट हो गया इससे। ये रिपोर्ट है पूरी उनकी, मतलब प्रोफेसर, ये तो बहुत बड़ी चीज है। और ये जो उस समय इसकी जो है टोटल कॉस्ट थी वो करीब करीब मेरी समझ से ये 33,000 रुपये मैंने जो वर्कआउट करी थी इसमें है। और ये जो छोटी सी चीज आपको 3,000 रुपए की चीज है, आपको आश्चर्य होगा कि 2008 में इसको नेशनल अवार्ड मिला, उत्तरांचल कूप को। उत्तरांचल कूप को, हाँ, यस। जो अर्बन जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जी, अर्बन मिनिस्ट्री, उसके अंडर में वाटर सप्लाई आती थी पहले। तो उन्होंने ये इनोवेशन के लिए मांगा था, तो उसमें से बहुत सारे प्रपोजल आए थे, पूरी कंट्री से 200 प्रपोजल थे, जिसमें सॉर्ट आउट करके 60, तो 60 प्रेजेंटेशंस हुए थे हैदराबाद में जी। और उसमें ये छोटी सी जो चीज मेरी है, करोड़ों के प्रपोजल थे उसमें, बड़े बड़े शहरों के प्रपोजल थे। तो अब उत्तराखंड का वैसे भी नाम बहुत छोटा सा है, और उसमें भी मैं कहूँगी साहब मेरी तो 30,000 रुपए की चीज है ये, तो नोबडी बिलीव इट, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि यार हमने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी फिल्ट्रेशन की और तुम करोगे, हमने कोलिफॉर्म खत्म कर दिया, ये कैसे संभव है। तो फिर उन्होंने अलग से मुझे आधा घंटे का टाइम दिया, फिर मैंने उनको यही एक्सप्लेन किया कि नहीं साहब ये है, ये रिपोर्टें ये हैं, एंड तब वो कन्विंस हुआ। फिर इसको जो है नेशनल अवार्ड, 5 नेशनल अवार्ड मिले थे, उसमें से एक इसको था। तो ये देखिए आप कॉस्ट मैंने निकाली है इसकी, टोटल कॉस्ट 33,000 रुपए थी जी। और जो कन्वेंशनल कॉस्ट सिस्टम की जो कॉस्ट थी 1,75,000 रुपए थी उस समय। तो 1,42,000 रुपए की नेट सेविंग थी विद ऑलमोस्ट जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑलमोस्ट जीरो मेंटेनेंस।
ऑलमोस्ट जीरो। तो BFG को इसने रिप्लेस किया। इसको इनिशियल स्टेज पे जैसे होता ही है कि इसको लागू करने में दिक्कत तो जरूर आई, लेकिन जब हमारे इंजीनियर्स को समझ में आया कि भाई इससे तो बहुत लाभ है, गांव में पानी बंद नहीं होता, हमको गालियां पड़नी बंद हो गई क्योंकि पानी लोगों को साफ मिलने लगा। ये सब सही बातें हैं, असली बातें हैं, पुराने दिन की बातें हैं। लेकिन तो अब आप ये देखिए, ये एक ऐसा अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन निकला उत्तरांचल कूप के रूप में कि हमारी देखिए एक तो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम हल हो गई, वाटर क्वालिटी की प्रॉब्लम हल हो गई, हमारी जो मानसून डैमेजेस की प्रॉब्लम हल हो गई, और जो हम आज रूरल वाटर सप्लाई स्कीम को कम्युनिटी के थ्रू मेंटेन कराने की बात करें, उनके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, बहुत ही छोटी बात। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इसका बहुत ही कम है, कॉस्ट है उसकी। दूसरी बात है कि देखिए इसमें अर्थक्वेक का फर्क नहीं पड़ता है, इसमें जो है वाटर का जो हमारे जो फ्लक्चुएशंस है समर्स में और विंटर्स में, उसका फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप सबसॉइल वाटर ले रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। इसी बात है ह्यूमन इंटरफेस जो कभी कभी आप करते हैं, मतलब ह्यूमंस भी दिक्कत करते हैं, हमारे सोर्स पर मिसचीफ कर दिया, तोड़ दिया, डाइवर्ट कर दिया पानी को, वो नहीं कर सकता कोई इसमें। तो इसके बहुत एडवांटेज हैं। दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन मेरे नजर में, और उसको बाद में हिमाचल वाले भी ले गए। तो ये एक इनोवेशन, ये इस तरह से हमने इसको किया, और अब तो बहुत सारे ये लग चुके हैं। ये उस समय का है जब हमने फिगर निकाल दिया। खैर, अब इसके एडवांटेज मैं आपको बता ही चुका हूँ, इतने सारे जो एडवांटेज में। हाँ, वो तो खैर वो तो बिल्कुल अमेजिंग है, और यही शायद इसकी खूबसूरती भी है कि इसका कॉस्ट इतना कम है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है, और ये जितना भी चीजें हो सकती हैं, मतलब जो भी रुकावटें आ सकती हैं, सबके मतलब बहुत इजीली उसको कॉप अप करता है। जी, तो ये बहुत सारे एडवांटेज जो मैंने कह दिया है, इसका ये मैंने बताया था। अब ये देखिए कि इसको जब पता लगा उनको, तो ये हमारे बाद में हमारे पार्टनर भाई, ये जर्मनी की ड्रेसडेन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डिस्ट्रिक्ट हैं, ये उनकी टीम है, और ये प्रोफेसर ओझा हैं IIT रुड़की की। तो वो लाए कि भाई आपने सुना कि ऐसा ऐसा कोई बनाया, तो देहरादून में उन्होंने इसको दिखा, मैंने उनको डेमोन्स्ट्रेशन किया था, हमारी साइट पे भी गए वो। वो बिल्कुल पीछे प्रदीप कुमार साहब भी खड़े हैं, तो उन्होंने इसको देखा। ये हमारे माननीय नरेंद्र तिवारी जी हैं, अब तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने जब, तो ये वर्किंग मॉडल है जिसको देख रहे हैं वो, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया था इसको। आप चिदम्बरम साहब हैं, उस समय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर थे जी, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इनको जाओ और तुम्हारे इनोवेशन जो तुमने किए वो दिखाओ, तो उनको भी हमने दिखाया था, ये ऑल्सो अप्रिशिएटेड। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा जो दो चीजें, ये तो एक छोटी थी जो रूरल एरिया के लिए था, थोड़े से बड़े इसी जो हमारे रशियंस आए थे, तो उन्होंने फिर इसको हमारे साथ, हमारे पार्टनर बने, EU इंडिया रिवर बैंक फिल्ट्रेशन नेटवर्क एक बना इसी प्रिंसिपल। तो दूसरा जो टेक्नोलॉजी है, और जो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, वो कहते हैं रिवर बैंक फिल्ट्रेशन। ये जो टेक्निक है रिवर बैंक फिल्ट्रेशन टेक्निक, यूरोप में और अमेरिका में कई जगह ये यूज हो रही है। दुर्भाग्य से हमारे देश में बहुत ज्यादा यूज नहीं हुई थी। इस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, इनोवेशन कह सकते हैं। अब ये तो देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी बात है कि सारा जितना जो ज्ञान है ना, मैं तो इस बात का पूरी तरह वो हूँ कि ये ज्ञान जो संसार में आज जो विज्ञान जो अब खोज रहा है, वो तो हमारे यहाँ युगों युगों पहले ही खोजा जा चुका है, पहले से ही है, वो बिल्कुल पहले से ही मौजूद है। केवल उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत थी, और उसको जो अपने जो सो कॉल्ड नई साइंस है, उसको उस हिसाब से थोड़ी मॉडिफाई करने की जरूरत थी, जो नहीं हो सका जी। तो देखिए, हमारा कोई भी जो है सिविलाइजेशन अगर बसा है तो वाटर सोर्स पे बसा होगा। और हमारे देश की अगर बात करें तो मेजर जो रिवर है, रिवर सिस्टम जितना भी था, उसके किनारे हमारे बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े गाँव बसे हैं, क्योंकि पानी का सोर्स था। और उन्होंने धीरे धीरे करके ये उनको एक्सपीरियंस हुआ कि पानी का जो हम कंजम्पशन जिससे करते हैं, तो उससे डिजीज भी हो जाती है, बीमारी भी फैलती है। इसलिए उन्होंने सोशल और कल्चरल बैरियर्स ऐसे डेवलप किए कि भैया पानी को गंदा नहीं करना है, पानी को सुरक्षित रखना है। और उन सब बैरियर्स को उन्होंने कैसे, क्योंकि उस समय कोई कानून था नहीं, तो उन्होंने अपने जो है जो उनका कस्टम्स थे, जो उनकी पूजा पद्धति थी, जो गांव के रीति रिवाज थे, उसमें उन्होंने उसको ढाला, और उस वाटर सोर्स को पूजा करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। ये एज ओल्ड उन्होंने सामाजिक बैरियर करके उसको बनाया है जी। और उन्होंने ये देखा कि
जब नदी का पानी पीते थे तो नदी के पानी को जब उन्होंने ये देखा कि ये पानी बहुत, इससे बीमारी भी हो जाती है, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी बढ़ता है, तो वो पोल्यूटेंट को वो रोक नहीं पाए। तो जब पोल्यूशन को नहीं रोक पाए तो उन्होंने फिर दूसरी टेक्निक डेवलप की। वो टेक्निक थी नदी के किनारे कुएं बनाने की, डगवेल उन्होंने बनाए। वो जो डगवेल है, वो डगवेल एक्चुअली दैट इज रिवर बैंक फिल्ट्रेशन। अब नाम आपने हम वेस्ट से नाम लिया है रिवर बैंक का, मतलब थोड़ी हमारी टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। तो वो जो कुएं थे हमारे किनारे, नदी किनारे जितने भी कुएं थे, वो रिवर बैंक फिल्ट्रेशन था। लेकिन हमने उसको इग्नोर किया, क्योंकि हमने कहा क्या ये तो पुरानी चीज है, छोड़ो। जो बाहर से आई तो वो फिर टेक्नोलॉजी हो गई। वो ज्यादा अट्रैक्टिव थी। जी तो डगवेल का ये आप देखिए कि तमाम जगह है। अभी पुराने जो डगवेल हैं आपको वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, हर जगह है नदी किनारे। आज भी बड़े बड़े थे, बहुत उनके नाम थे, उनको बाकायदा सुरक्षित रखा जाता था। तो रिवर बैंक फिल्ट्रेशन की जो टेक्नोलॉजी है, ये हिंदुस्तान की भी टेक्नोलॉजी है और ये बहुत पुरानी हमारी है। दुर्भाग्य से हम इसको जितना बढ़ा, इसको जब प्रमोट करना चाहिए था उतना प्रमोट न करके, हमने जो इजियर सॉल्यूशन था कि सरफेस सोर्सेज को छोड़ करके हम ग्राउंड सोर्स पे, अंडरग्राउंड सोर्स पे चले। आई थिंक दैट वाज अ बिग मिस्टेक। हमारे देश में तो बहुत रिच, वी आर वेरी रिच इन वाटर। बहुत बड़ा हिमालयन रेंज है, हजारों ग्लेशियर्स हैं हमारे यहाँ। 4000 किलोमीटर क्यूब करीब जो है बारिश होती है, जिसमें से हम जो टोटल जो सरफेस सोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहे हैं वो 690 है, और बाकी अभी सारा यूं ही बह जाता है। हाँ, बह जाता है विदाउट एनी यूज हमारे यहाँ। मतलब हमारे इस मामले में बहुत पीछे, ये एक बहुत बड़ा गैप। अब आप ये देखिए कि हमारा जो पूरा बहुत बड़ा गैप है। हमने उस तरफ उस नजर अभी हमारी पता नहीं क्या बात है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है, केवल उस पानी को मैनेज करने की, पानी की मैनेज करने के लिए आप सही कह रहे हैं, कोई कमी नहीं है। मैनेज करने के लिए भी वो ऐसी टेक्नोलॉजी की, ऐसा पहले तो ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि हम उस पानी को कैसे यूज करें। कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं। तो अब आप ये देखिए कि हमारे पास इतना बड़ा रिवर सिस्टम है कि हमारे पूरे नदियों की जो, और नदी, मुख्य नदियां और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, उसकी जो टोटल लेंथ है वो 45,000 किलोमीटर। ये सब जो डाटा है, ये मतलब जिन साइंटिस्ट ने इसमें काम किया उनका डाटा है। और ये वो है इंडस का, गंगा, ब्रह्मपुत्र का, ये सब उनके जितनी उनकी सरफेस वाटर है, जितने वाटर सोर्सेज है, कितना उनका रिवर है, ये सब कैलकुलेटेड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है। और ये 45,000 किलोमीटर का जो है स्ट्रेच है, ये स्ट्रेच अनफॉर्चुनेटली हमने उसमें से जो है 33% जो है, अब आप ये देखिए कि ये है ब्रह्मपुत्र का 2,948, गोदावरी का 1,000, मतलब गंगा का 2,510। तो अब ये जो टोटल रिवर लेंथ है, ये पोटेंशियल वाटर सोर्स है हमारे, और पानी की भी इफरात है। और लेकिन मुसीबत ये हुई कि हमने इनको इतना उनको पोल्यूट कर दिया है कि 33%, करीब 15% तो ग्रॉसली पोल्यूटेड है और 19% थोड़ा कम पोल्यूटेड है। और लेकिन इसी स्ट्रेच में मेजर सिटीज और मेजर जो हमारा जो वो है हैबिटेशंस हैं, वो इसी में बसे हुए हैं। तो इसको एक कारण ये भी रहा कि जब हमारी नदियां पोल्यूट हो गई तो हमने नदियों को कुछ और अल्टरनेटिव न सोच करके हम ग्राउंड सोर्स पे चले गए, वो भी ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रक्शन पे चले गए। नदियों को बिल्कुल ही छोड़ दिया और नदियों को हमने केवल एक जो ओपन ड्रेन की तरह यूज करना शुरू कर दिया। ये एक दुर्भाग्य है। और राजीव गांधी जी ने इसमें बहुत प्रयास भी किया, काम भी हुए हैं, लेकिन जितना हम पोल्यूट कर रहे थे उसको नहीं चेक कर पाए। जितना पोल्यूट हो रहा था, जितना हम ट्रीट कर रहे थे, उससे ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा था। इसलिए रिजल्ट नजर, ये बात काम नहीं सही है सर। ये हमने नदियों को एक ओपन ड्रेनेज ही मान लिया है और उसी तरीके से इसको ट्रीट किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत दुखद है, लेकिन सच है। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। और एक्चुअली अगर हम इसको वाटर को भी यूज करते तो शायद कुछ जागृति आती, कुछ वो करते। लेकिन जब हमने इजी सॉल्यूशन कर लिया, ग्राउंड वाटर पे हम चले गए, तो ये नदियां बिल्कुल ही छूट गई, जबकि वो पोटेंशियल सोर्स है सरफेस। अब वो तो हमारे पास, देखिए ये कहा जाता है कि अंडरग्राउंड वाटर सोर्स तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमें रखना चाहिए था। जी हाँ। लेकिन हमने उसको पहले ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया।
वो भी ऑलमोस्ट तो ये जो नदियां हमारी है जी, तो ये जो नदियां, अब ये देखिए 45,000 किलोमीटर तो उसकी लेंथ है, और उसके दोनों एंड पे आप कर सकते हो रिवर बैंक फिल्ट्रेशन को जो डेवलप करना, तो दोनों एंड पे कर सकते हो। तो दोनों एंड के अंदर 90,000 किलोमीटर। अब आप 90,000 जब यहाँ पर आपका वाटर एक्सट्रैक्शन का जो आपके वो हो, मतलब रिवर राइन हो जहां पर आपकी, वहां क्या नहीं हो सकता। सही बात है, केवल बहुत बड़ा सोच पोटेंशियल है। और उसके लिए, हाँ, उसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए करना। फिर उसके अलावा हमारे पास रिवर राइन के अलावा हमारा बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं जी। आप, ये सब लेक्स जो हैं ये पोटेंशियल सोर्सेज, इनको भी हमने नहीं किया, बहुत कम किया, जितना किया ये बहुत कम किया है। अब ये रिवर बैंक फिल्ट्रेशन है क्या? देखिए, रिवर बैंक फिल्ट्रेशन जो है, बैंक फिल्ट्रेशन और बेड फिल्ट्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग नेचुरली फिल्टर्ड ग्राउंड वाटर फ्रॉम एक्विफर दैट आर हाइड्रोलिकली कनेक्टेड टू द रिवर लेक, रिवर और लेक। ओके। हमारा जो एक्विफर, देखिए नदी अपने आप में, नदी सीधी नहीं चल सकती, नदी जो है ना मियंडर करती है, एक तरफ से कटान करेगी, दूसरी तरफ से डिपोजिशन करेगी। और ये जो डिपोजिशन होता है, ये अमूमन जो है एल्यूवियल फिल होता है, इसमें जो है कुछ क्ले भी हो सकती है, लेकिन अमूमन इसमें जो है बजरी है या पेबल्स हैं या एक्विफर हम जिसको कहते हैं, जिसमें वाइड्स होते हैं, तो वो एल्यूवियल फिल जो है इसका होता है। और ये जो एल्यूवियल फिल है, ये देखिए गंगा यमुना का जो मैदान हम कहते हैं, वो क्या है, वो सब एल्यूवियल फिल तो है। और उसमें जो है डायरेक्ट कनेक्टिविटी में है वो, जैसे गंगा इधर से यमुना, इसलिए वहां पर वाटर परकुलेट करता है, और इसलिए वहां पर पानी की कोई इफरात नहीं है। लेकिन डायरेक्ट कैनाल के थ्रू नहीं कर रहे हैं वो पानी, जो है वो जो ट्यूबवेल हमें इजी मिल गया था उससे अब करते हैं। तो ये जो हमारा जो हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी है, इस हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी का हमने यूज करना चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेचर का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, उससे हमारे तमाम जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसको वो अवॉइड होते हैं। मतलब जो हमको केमिकल यूज करते हैं हम आपको वाटर ट्रीटमेंट में, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हम करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं, या और फिजिकल हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, इन सब की किसी की आवश्यकता नहीं है अगर आप रिवर बैंक फिल्ट्रेशन के थ्रू हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी वाले बैंक फिल्ट्रेट को पंप करके अपने पानी में यूज करते हैं। ओके। तो ये एक मतलब इसमें ये कहना चाहिए कि नेचर ने आपको बहुत इफरात में दिया हमारे देश में। 90,000 किलोमीटर की रिवर लाइन में हम बैंक फिल्ट्रेट नहीं को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करके ग्राउंड वाटर पे जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं दोबारा सोचने की आवश्यकता है। हाँ, हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, जो हमारे पास इतना इजीली अवेलेबल है और पहले से चला भी आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पहले हमारे पास एज ओल्ड टेक्न है हमारे पास। और दूसरा चीज क्या होता है कि जब हम ये हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी में जितना आप पंप करेंगे ना, ये जो है इंड्यूस करेगा, उस इनफ्लो को इंड्यूस करेगा, जो और जगह जाता पानी उसको इंड्यूस कर लेगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी में है। तो ऑब्स्ट्रक्शन में जो है बोर के थ्रू इस तरह से ये प्रोसेस, जैसे रिवर है, आपने यहाँ पर इसको वेल खोदा, वेल खोल करके हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी होगी, उसने पंप किया तो पानी और इंड्यूस होकर उधर आया। इन द प्रोसेस सेम चीजें होती हैं, फिल्ट्रेशन होता है, बायोडिग्रेडेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, केमिकल पैरामीटर्स उसके बदलते हैं, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो ये सब नेचर खुद करती है, आपको किसी केमिकल की जरूरत नहीं है, किसी डिसइंफेक्टेंट की जरूरत नहीं है, किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। तो कितना बड़ा लाभ है जब आप केमिकल जो है, माना आप एलम यूज करते हैं, तो भाई आफ्टर केमिकल से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रह जाता है, कुछ ना कुछ तो हार्मफुल इफेक्ट उसमें हार्मफुल हो गई, डेफिनेटली हो गई, डेफिनेटली। तो ये जो हमको नेचर ने फ्री दिया है, इसको यूज करने की जरूरत है। और हमने जब यूरोप में हम गए तो हमने उनसे यही सीखा। उत्तरांचल कूप तो एक बहुत छोटा इन्वेंशन था, तो हमने उत्तराखंड में जितना पॉसिबल था इसको हमने किया, और अभी भी हम इसको कर रहे हैं। लेकिन मेरा खाली ये कहना है कि देश में बहुत स्कोप है इसका, बहुत ज्यादा। ये तो आपने जो अभी से डेटा भी दिया, ये हम लोग शायद इतना ध्यान ही नहीं दे पाते कि हमारे पास इतना सारा रिसोर्स तो ऑलरेडी है, जिसका हम सिर्फ यूज ही करना है जी। और बेसिक चीज जो मुझे अभी तक समझ में आई कि हम जितना चीजें आर्टिफिशियली करने की कोशिश करेंगे, उसका कॉस्ट भी ज्यादा होगा और वो इफेक्टिव भी नहीं होगा। जितना नेचर से सिंक होकर चीजें करेंगे, वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें देखिए नेचर को कहाँ हम हार्म कर रहे हैं। अगर आप उसके किनारे अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन वेल बना रहे हैं, तो नेचर का कहाँ नुकसान कर रहे हैं। आप तमाम जो केमिकल यूज करते हैं, वो केमिकल किसी फैक्ट्री में बनता है, वहां से वो ट्रांसपोर्ट होता है, एयर पोल्यूशन होता है, फिर उसके बाद जो वो चूना आप कहाँ फेंकना, डिस्पोजल अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है उसकी, कहाँ आप फेंकोगे। तो बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और जो नेचर में अपने आप है, तो नेचर का अपना एक बैलेंस है।
है ना। नेचर का अब आप देखिए उत्तराखंड में कितना हो गया, हमारे हरिद्वार की जो वाटर सप्लाई, इसमें 38% वाटर सप्लाई हमारी इसी के थ्रू आती है, रिवर बैंक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आती है। नैनीताल का भी 90% जो है ये जो बैंक फिल्ट्रेट से आता है, जो फ्लैट में जितने भी ट्यूबवेल्स हमने बना रखे हैं वो सब बैंक फिल्ट्रेट ही है। एक ऋषिकेश के पास मुनि की रेती जगह, वहां पर भी यही है। और कुछ यूपी में भी काम हुआ, सोनभद्रा में जो है एक रूरल वाटर सप्लाई स्कीम है, उसमें भी बैंक फिल्ट्रेट से काम हुआ। काम काफी हुआ है, दिल्ली में भी रेन्यूअल बना है, नोएडा में, कोटा में कोटा फर्टिलाइजर में बना है, अहमदाबाद में जो है उसको जो है वो फ्रेंच वेल के नाम से जानते हैं, 30% करीब वो ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं उससे। लेकिन इसको जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था वो रिकॉग्निशन अभी भी नहीं मिल पाया। बिल्कुल, ये तो मेन स्ट्रीम में इसको होना चाहिए था, और ये अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं है, यही बड़े चौंकाने वाली बात जी। अब आप ये देखिए, जब स्टडी की हमने इसकी लिथोलॉग की फुटहिल्स के, हिमालय के जो फुटहिल्स है, तो हमने ये पाया कि 12 मीटर तक जो है एक्विफर अवेलेबल है, क्योंकि ऊपर से जो कुछ बहते आता है वो जिसको हम भावर, तराई भावर कहते हैं, वहां वो डिपोजिट होता है। तो डिपोजिट होता है, दैट इज इटसेल्फ है एक्विफर, उसको हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया। जब सब सरफेस फ्लो आता है उसमें पानी भरा हुआ है और हम सीधा ट्यूबवेल पे चले गए। तो ये चीजें जो हैं, मतलब कोई वो नहीं, इस सब की स्टडीज हैं, इस सब का वो है। हरिद्वार में जो हम कर रहे हैं उसका डिस्चार्ज जो है 600 से 3700 LPM तक हम ले रहे हैं उससे। तो इस तरह से जब हमने इसको आगे किया तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे उस काम से थोड़ा कुछ खुश होकर के और हमें परमिशन दी कि आप जो है EU इंडिया रिवर बैंक फिल्ट्रेशन नेटवर्क एक बनाओ। आज हम हरिद्वार में पूरे देश का एक जो है नेटवर्क का, EU इंडिया रिवर बैंक फिल्ट्रेशन नेटवर्क का ऑफिस है वहां पर हरिद्वार में, और अब उससे IIT रुड़की और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस प्रेसिडेंट जुड़ा हुआ है, NIH भी जुड़ गया है। तो ये हम इसमें रिसर्च वर्क और कई सारे काम इसमें हरिद्वार में हम करते हैं। और ये उन्होंने ये जिसको अध्ययन किया हरिद्वार के जो हमारे IWEL हैं, तो उन्होंने ये पाया कि दिस इज द बेस्ट क्वालिटी वाटर। और ये उन्होंने हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड जितना भी, चाहे यूरोप में चली जाइए, चाहे अमेरिका में चली जाइए। देखिए यूरोप में तो और बुरी हालत थी। यूरोप में तो एक नदी जो है, रिवर राइन, जो है 6 कंट्री को पास करती है। तो जब रिवर राइन से जो है उनके यहाँ भी बहुत, मतलब ये जो डेवलपमेंट हुई, नीड जब हुई ना, जब हैजा फैला और बहुत सारी चीजें हुई, तो उन्होंने भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप की। जैसे हमारे लोगों ने कुएं डेवलप किया, उन्होंने भी इसको टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, लेकिन उसको आगे उन्होंने कंटिन्यू रखा और उसको और इम्प्रूवमेंट करते रहे, हमने नहीं किया। तो ये हमारे यहाँ कहते हैं कि स्लो सैंड फिल्टर का जो पानी है वो करीब करीब सबसे बेस्ट वो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसका, लेकिन उसको करने से कोई कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, जमीन भी नहीं है। तो ये कहते हैं कि रिवर बैंक फिल्ट्रेशन का जो पानी है वो 3 लॉग कहते हैं, 3 लॉग प्यूरिफिकेशन उसमें होता है, जबकि स्लो सैंड फिल्टर में 4 लॉग करीब आता है। तो यानी कि दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाटर। ये हमारे की जो रिसर्च है वो भी है, और कोई भी इसको टेस्ट करता है। ये वो IWEL 18 है जिसको हमने एक मॉनिटरिंग वेल बनाया है, जिसमें रिसर्च वर्क चलते रहते हैं, और कोई भी आदमी जो इसमें काम करना चाहता है उसको यहाँ सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। और वो ये हरिद्वार में है और जी इसी IWEL में है। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ भी क्या, हमारे यहाँ भी ये जो लिथोलॉग मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें जो ग्रीन लाइन है ये अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, ये गंगा। और आपको ताज्जुब होगा कि हमारे पास 19 मीटर तक, सतह से 19 मीटर तक पानी भरा हुआ है। जी 19 मीटर तक। और हमारे जो इन्फिल्ट्रेशन वाले जो मैंने आपको पीछे दिखाया, ये 3 मीटर तक है केवल। तो हमने भी बहुत सारी गलतियां की। हमने केवल 3 मीटर का पानी लिया, बाकी 16 मीटर का पानी तो छोड़ ही दिया। अगर हमने पूरा 19 मीटर ना 10 मीटर भी लेते तो हमको एक ही ट्यूबवेल से हो सकता है 10,000 LPM पानी मिल जाता। बिल्कुल। और मैंने यही किया, इसको जब मैंने अध्ययन करने के बाद, तो हमने क्या किया, इस बने बनाए स्ट्रक्चर में मैंने 2 परफोरेटेड पाइप सिंकिंग वेल बनाए, उसको जो है लोड से सिंक कराया नीचे। तो इसका पानी ट्रिपल हो गया। अच्छा। जो 2000 LPM पानी मिलता था, 6000 LPM पानी। हाँ, और उसमें शायद मेरे जो है 5-1 लाख रुपए खर्च हुए। और इसको भी जो मेरा ये प्रयास था, भारत सरकार ने, मतलब फर्स्ट प्राइज तो नहीं मिला इसको, रनर अप रहा मैं इसको, जब मैंने इसको प्रेजेंट किया कि सामने ये किया। और ये सब साइंटिफिक है। आप जो नेचर ने आपको जो फ्री में दिया, तो आप उसको क्यों नहीं एब्स्ट्रैक्ट करते? बिल्कुल। तो ये नेचर जो है, देखिए ये जो लिथोलॉग है हरिद्वार का, अगर हम 19 मीटर तक टोटल करेंगे तो हमारे आधे से ज्यादा
इन्फिल्ट्रेशन वेल को हमें बंद करने की जरूरत पड़ेगी, किसी ट्यूबवेल की जरूरत नहीं है, मेरा ये दावा है। केवल उनको जो है थोड़ा सा और डेवलप करने की जरूरत है, ताकि ये जो जितना पानी आपको मिला हुआ है, जो नेचर गंगा नदी आपको माँ गंगा दे रही है, उस पानी को आप टोटल लो, और वो तो बेस्ट क्वालिटी वाटर है। इसी तरह से ये और हैं, इस तरह से बनाए जाते हैं जी। हाँ, तो सर मेरा सवाल ये था कि अभी आपने बहुत सारी इस तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का एक ओवरव्यू हमारे साथ शेयर किया, और उसमें जो एक चीज मुझे समझ में आई, वो जो उसका बिल्कुल बेस मुझे समझ में आया, वो ये था कि मतलब जो हम लोग अभी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो सारा हम लगा दें, नया कुछ कर दें, वो उतना इफेक्टिव नहीं है, वो शायद उतना कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है और उतना प्रभावी भी नहीं है। जितना हम नेचर के साथ सिंक होते हुए कोई चीज करें, यानी नेचर का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में ही हम कोई बीच में कोई टेक्नोलॉजी लगा दें उसको सपोर्ट करने के लिए, तो वो शायद ज्यादा इफेक्टिव होता है, जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो सर उससे एक सवाल मेरे मन में आता है कि अभी जैसे आपने भी कहा कि ये चीजें ऐसी हैं जो कि शायद पहली बार नहीं हो रही, हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल वे में भी इस तरह की चीजें हुआ करती थी। तो मेरा सवाल ये है कि जो भी हमारे यहाँ पर पहले होता रहा, मतलब वाटर मैनेजमेंट के लिए जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, तो उससे आज के जो इनोवेशंस हो रहे हैं उनसे उनको क्या सीख लेनी चाहिए, और दूसरा ये कि अगर कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि मतलब उसके लिए कोई टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड हो या कोई स्पेसिफिक माइंडसेट हो, तो आप भी कर सकते हैं या फिर कोई भी कर सकता है? देखिए, मेरा जितना अनुभव है और जितना मैं इतने जो मेरे सर्विस करियर में जो मैंने सीखा है, जी हाँ, तो एक बात तो निश्चित है कि हमारे पूर्वजों की और हमारे ऋषि मुनियों का जो ज्ञान और जो विजडम थी, उसका तो कोई पैरेलल नहीं है ना। और सब चीजें जो हम आज, जिसको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें उन्होंने अपने अपने जो 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 स्क्रिप्ट्स हैं और जो बुक्स हैं या जो भी हमारा लिटरेचर है अवेलेबल, उसमें उन्होंने डिटेल में इसको बनाया। केवल आज हमको उसको डिकोड करके उसको समझने की आवश्यकता है और उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाने, क्योंकि देखिए समय, टाइम एंड स्पेस में एकदम, तो हम आज के समय के, आज के परिप्रेक्ष्य में उसको थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं। एक तो बात ये है। और उनके जो विजडम था, जो उन्होंने उस समय अपने शेयर अनुभव से और बाय एक्सपीरियंस से और टाइम टेस्टेड, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं, उसको डिटेल में अध्ययन करने की आवश्यकता है और उसको आगे फर्दर बढ़ाने की आवश्यकता है, बजाय कि हम सीधा जंप करें नहीं किसी उस पर रिसर्च पे, विज्ञान के। उसमें सब कुछ है। अगर वाटर कंजर्वेशन की हम बात करते हैं तो दंग रहने वाली बातें हैं कि जो वो पहले वाले करते थे और हमने बीच में उल्लुक करके हम उसको अपना नाम या अपना अमली जामा टाइप बना करके अब हम कर रहे हैं कि साहब ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वी आर ट्राइंग टू प्रीच। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो किया था, उनका एक परफेक्ट, उन्होंने इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया था और उस इकोलॉजिकल बैलेंस की वजह से उनको वो नहीं था। ऐसा नहीं था उस जमाने में जो बाढ़ नहीं आती थी या उस जमाने में सूखा नहीं पड़ता था, तो उन्होंने उसको, उसके लिए जो है समाधान निकाला और बाकायदा अपने जो है, जो उनके जो बायलॉज थे या जो उस समय की उनकी जो है स्ट्रक्चर्स थे, उसमें उन्होंने उसको मेंशन किया है। जो अगर आप उसका कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ें तो उसमें 323 बीसी में उन्होंने जो है पॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए और कैसे उसको प्रिजर्व करें, ये सब पूरी टेक्नोलॉजी दे रखी। तो एक तो ये बात है कि हमारा जो, हम कहते हैं कि साहब ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से सीखने की, मेरा दोस्त। दूसरे पास सवाल आपका था कि साहब हमारा माइंडसेट तो देखिए, सबसे पहले आपको दिल से कनेक्ट होना होगा। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसको दिल से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपको सोल्यूशन हम क्या देते हैं, वो परमात्मा देता है। मेरा तो अपना मानना है, आप अगर दिल से चाहते हो कि मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए जो है ना, जिसमें कहता है ना कि स्पेस में वो जो कॉस्मोस है, उस कॉस्मोस से आपको वो एनर्जी मिलती है। और ये बात भले ही यंग लोगों को समझ में आती है, लेकिन हम जैसे पुराने लोगों को समझ में आती है कि नहीं, वो ऐसी प्रेरणा दे देता है, किसी ना किसी रूप में आपको देता है, और वही आप उसी पार्ट पे आप चल पड़ते हो। आप जिस काम को कर रहे हो, क्या ये कम प्रेरणा है आपको कि आप समाज के लिए इतने बड़े काम कर रहे हो, मैसेज देने का काम कर रहे हो, लोगों को एजुकेट करने का काम आप कर रहे हो। एक जो बीच में जो गैप है ना, मतलब जिस हमारे जो विजडम, ये थोड़ी बहुत जो हमारा जो थोड़ा काम है, आप दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करो।
हो सकता है हम गलत हो, इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। एक आदमी कोई परफेक्ट कोई नहीं होता, उसको हमारे जो जो छोटी मोटी चीजें, इसको हमारे जो नई यंग जनरेशन उसको मोटिव करे, मतलब और उसमें रिसर्चेस करे और उसको डेवलप करे। उनका एक नजरिया हो कि हाँ चीजों को इस तरीके से भी देखा जा सकता है और करना वो है उसमें कुछ उसके लिए आगे किसी ऐड ज्ञान, ऑन कर पाए। हाँ किसी, देखिए किताबी ज्ञान आपको केवल एक जो है एक वो देता है, जिसका ना जो होराइजन दे देता है, एक आपको जो है एक पर्सपेक्टिव दे ग्रेस्पिंग देता पावर है, दे देता बिल्कुल बिल्कुल। है। उसको उसको उस हिसाब से, जैसे हम एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कहते हैं ना, हर परिस्थिति के अनुसार आप उसका एक सोल्यूशन होता है। तो वो आप जब दिल से कनेक्ट होगे तो वो सोल्यूशन आप उसी नजरिए से देखोगे कि उत्तरांचल कूप जो एक छोटा सा 3,000 रुपए का कोई नहीं कहता, लेकिन वो कितना बड़ा सोल्यूशन बन गया। हाँ, तो यहाँ ऐसे के ही लिए बहुत बहुत बड़ा सारे सोल्यूशन हो सोल्यूशन गया। और उसमें बस एक इनोवेटिव माइंडसेट और एक विल कि इस तरह का कुछ करना है और नेचर से कनेक्ट होना, क्योंकि आप उसमें देखिए ना, आपने जो उसमें बताया, उसमें उत्तरांचल कूप लगाने के बाद बाकी सारी चीजें नेचर खुद ब खुद कर रहे हैं खुद और हम बस एक कनेक्टिविटी बीच में दे रहे हैं। तो जितना हमारा टेक्नोलॉजी नेचर से सिंक होगा वो उतना ही इफेक्टिव भी हो जाएगा। जी। सर, अब हम इंटरव्यू के बिल्कुल आखिरी सेक्शन में हैं और हमारे दो ऐसे की क्वेश्चन हैं जो मैं हर इंटरव्यू में रखता ही हूँ और वो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। वो थोड़े से हाइपोथेटिकल हैं लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बड़े रोचक जवाब हमारे पास आते हैं। वो ये है कि अगर आपके पास एक जादू की छड़ी होती और वाटर मैनेजमेंट और इनोवेशन का जो फील्ड है इसमें आप और बेहतर रिजल्ट चाहते, तो आप क्या एक चीज करना चाहते या एक चीज बदलना चाहते जिससे इस एरिया में और बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं? तो जादू की छड़ी अब आपके पास। साथ जादू की छड़ी तो ऐसी तो मैंने कल्पना नहीं की, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि एक चीज जो मैं करना चाहता हूँ, जो मुझे बड़ी इच्छा है कि जो हमारे जो पूरा जो रिचार्ज का जो सिस्टम है नेचर में, वो जो डिस्टर्ब हो गया उसको रिवाइव करने के लिए कोई ऐसी चीज हम अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी या क्या हम उसको करें, कैसे। वो एक का काम नहीं, कोई सरकार अकेला नहीं कर सकती है, वो तो सबको मिलना पड़ेगा। उसमें अगर कोई चीज हम ऐसी इजाद कर सकें जो सब लोग उसको मान जाएं, उसको अडॉप्ट कर लें कि हाँ ये हमें करना है, उसमें पुरानी विजडम भी हो, उसमें नई जो हमारी डेवलपमेंट की एक्टिविटी है वो भी चलते रहे, नेचर भी डिस्टर्ब ना हो, विकास भी होता रहे, ऐसा कुछ बैलेंस अगर हम निकाल पाए। और क्योंकि अब ये कहना भी गलत होगा कि सब सड़कें ना बने, सड़कें भी बननी है, जब सड़कें बननी है तो फिर डैमेज भी होंगे। तो वो कौन सा तरीका ऐसा निकल गया, अगर जादू छड़ी कोई मेरे पास दे तो मैं ये चाहूंगा कि कोई ऐसी मेरे पास हो कि सब नेचर भी डिस्टर्ब ना हो, विकास भी हो जाए और चीजें भी लोगों को मिलती रहे। क्योंकि ये तो विकास का सतत वो है, विकास तो सतत है, ये तो होता ही रहना चाहिए, बढ़ना ही चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ नेचर का भी बैलेंस होता, ताकि हमें वो नेचर के जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी हमको मिलते रहे, वरना तो डिसबैलेंस होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। सर, आपने बहुत ही जैसे आपने बहुत साधारण शब्दों में ये एक बहुत बड़ा बात कहा कि जो चीजें हैं वो उनका विकास भी होता रहे और साथ ही साथ बैलेंस भी बना रहे। और खासकर रिचार्ज पर आपने कहा कि वाटर रिचार्ज का जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा हो कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो विकास को भी सपोर्ट करे और प्रकृति को भी सपोर्ट करता रहे। जी। और सर, अब हमारा आखिरी सवाल, और वो ये है कि अभी हम लोग काफी देर से बात कर रहे हैं, काफी सारे सवाल मैंने आपसे पूछे, लेकिन अगर जिस टॉपिक पे आज का इंटरव्यू था, अगर आप मेरी जगह होते तो कौन सा एक ऐसा सवाल है जो आप पूछते जो मैंने आपसे अभी तक नहीं पूछे? मैं एक सवाल पूछता कि आपको मैंने भी एक आंकड़ा शेयर किया था कि हमारे यहाँ 4,000 किलोमीटर क्यूब की बारिश या स्नोफॉल होता है, जी जी और हम उसमें से 690 यूज करते हैं, जी और उसके बारे में हम कोई बात ही नहीं करते, जो हर आदमी कर सकता है। जी वाटर सप्लाई सिस्टम एक बहुत कॉस्टली है, उसको गवर्नमेंट ही कर सकती है, रिचार्ज भी एक बड़ा काम है, जी लेकिन ये तो हमारे हर घर को मिलता है, हर आंगन को मिलता है, हर छत को मिलता है। तो वो सवाल जो है कि हम बारिश को हर आदमी अपनी ड्यूटी समझ करके क्यों नहीं करते हैं। और फिर कभी मौका मिलेगा तो उस पर आपसे नहीं बात सर, जरूर करेंगे। मैंने इसमें ये जो आपने जवाब दिया है ये हमारे अगले एपिसोड का विषय भी होगा। और जो बारिश का पानी है उसका इस्तेमाल कैसे हो, इस पर आपका बहुत बड़ा स्टडी भी है, बहुत सारी केस स्टडीज भी आप उसमें शेयर कर सकते हैं। तो उस पर हम एक जो अलग एपिसोड करेंगे और वो हम सभी के लिए बड़ा यूजफुल भी होगा।
तो सर, आज आपने जो हमारा इनविटेशन था उसको स्वीकार किया, और इतने अच्छे तरीके से जो इस तरह के इनोवेशंस हैं जो आपने किए हैं, या फिर जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफी इफेक्टिव हैं, उनको आपने यहाँ पे शेयर भी किया। इस पूरे इंटरव्यू में एक चीज जो मुझे बार बार लगती रही, वो ये था कि अगर हम जो हमारे जो भी ट्रेडिशन है पुराने, उनको लें और आज की टेक्नोलॉजी को लें और दोनों को मिलाएं, तो कहीं ना कहीं एक जो बेहतर सॉल्यूशन हमारे पास आएगा, क्योंकि बेसिक्स तो वही रहने वाले हैं। हम जो प्रकृति से दूर जाके ऐसा कुछ बड़ा नहीं कर सकते। प्रकृति के बेसिक्स को लेते हुए हम कैसे उसमें एड ऑन कर पाए, शायद वही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होती है, जो मुझे अभी तक समझ में है। तो सर, एक बार बिल्कुल। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर लास्ट में जो भी हमारे दर्शक हैं और इस प्रोग्राम के लिए आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज। नहीं, मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपको बहुत इसमें सफलता मिले। आप जो प्रयास आपका है वो एक एग्जाम्पलरी प्रयास है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समाज के बारे में इतनी दूर की बात सोचते हैं। आपने जो जो हमारे जो कहीं भी जो अच्छी चीज हुई है, हमारे कहते हैं कि जो सक्सेस स्टोरीज है उसको जो शेयर करने से दूसरे को, अगर किसी को भी कोई भी प्रेरित होता, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे विद्या का योगदान, तो आप ये जो योगदान दे रहे हैं, ये इतना बड़ा योगदान है समाज के लिए। और मेरी आप माँ भगवती से प्रार्थना है कि आपको दीर्घायु हो, आप इस पद पे, जिस पद पे हैं समाज की सेवा के लिए, आपको हर सक्सेस मिले लाइफ में। धन्यवाद और सर। मेरी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, और इसके बाद भी हम आपको आगे के एपिसोड्स के लिए इनवाइट करते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।